नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं नॉलेज दीपक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के दो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन की, गवर्नर वर्सेस सीएम। दोस्तों, अभी हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि बंगाल, केरल, महाराष्ट्र आदि इन राज्यों में गवर्नर की सीएम से नहीं बनती तो सीएम की गवर्नर से नहीं बनती। ये दोनों पोजीशन के बीच एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो जाती है और ये कन्फ्लिक्ट अभी आप रिसेंटली बंगाल में बहुत देखते होंगे। और अगर आप सही से नोटिस करोगे तो ये सभी राज्य बीजेपी के अपोजिशन वाले राज्य है। मतलब कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है तो सामने इन राज्यों में बीजेपी की अपोजिशन पार्टी की सरकार है। तो सवाल ये उठता है कि ये कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन गवर्नर और सीएम के बीच क्यों उठती है? क्या ये कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन मोदी सरकार के आने के बाद शुरू हुआ है? क्यों एक स्टेट को रूल करने के लिए गवर्नर और सीएम दो पोस्ट बनाए गए हैं? क्या हमारे संविधान निर्माता इस आने वाले प्रॉब्लम को नहीं समझते थे? और अगर समझते थे तो उन्होंने एक ही पोस्ट क्यों नहीं बनाया? तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जो देश जितना बड़ा होता है उस देश को चलाने के लिए उतने ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो भारत के जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु के बीच और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच का डिस्टेंस करीब करीब 3000 किलोमीटर है। अब अगर कल से अचानक से कोई आदमी उठे और कहे कि मुझे दिल्ली से डायरेक्ट सभी राज्यों पर शासन करना है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ये आप भी जानते हो, क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ कोई भी आदमी कितना भी अच्छा शासक क्यों ना हो, वो तमिलनाडु या नागालैंड के लोकल प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएगा। और इस बात को हमारे संविधान निर्माता बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। इसलिए उन्होंने भारत को बहुत सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में बांट दिया ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो सके। एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना सेंटर के लिए जहां दो पोस्ट रखे गए, एक प्रेसिडेंट और दूसरा प्राइम मिनिस्टर। वहीं हर एक स्टेट के लिए भी दो पोस्ट रखे, एक गवर्नर और दूसरा सीएम। दोस्तों, भारत में डेमोक्रेसी है। जिस तरह फॉरेन रिलेशन, सिटीजनशिप, बॉर्डर आदि मुद्दों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और अगर हम आसान भाषा में कहें तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक उसी तरह स्टेट्स के लोकल मुद्दे जैसे कि स्कूल्स, एजुकेशन, हॉस्पिटल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए हर राज्य में स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब कि चीफ मिनिस्टर। अब दोस्तों, यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि इसमें गवर्नर की क्या ज़रूरत है। तो देखो, इसमें गवर्नर का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक, जब चीफ मिनिस्टर का ऑफिस खाली हो, जैसे कि अभी आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हो, वहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ही देख रहे हैं। और दूसरा, फॉर सिक्योरिटी रीजन, मतलब कि अगर कल को कोई सीएम भारत के खिलाफ विद्रोह कर दे, भारत से अलग होने की सोचे, तो उस सोच को दबाने के लिए, उस सीएम को बताने के लिए कि ये राज्य आपको केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिला है, आपको संविधान के अनुसार ही चलना होगा। और इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हर राज्य में एक गवर्नर अपॉइंट होता है। इसलिए अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो प्रेसिडेंट का एटलीस्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन तो होता है, लेकिन गवर्नर का कोई भी इलेक्शन नहीं होता। वो डायरेक्टली सेंटर से अपॉइंट होते हैं। सेंटर जब चाहे तब उनका टेन्योर घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उन्हें जब चाहे ट्रांसफर कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल को अगर राज्यपाल भी सीएम के साथ मिल जाए तो सेंटर तुरंत उस राज्यपाल को हटाकर एक नए राज्यपाल को अपॉइंट करे और स्टेट को संविधान के अकॉर्डिंग चलाने के लिए उस राज्य पर प्रेसिडेंट रूल लगा दे। और ये सारी शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को संविधान की तरफ से मिली हुई है। बट दोस्तों, प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोविजन का मिसयूज करना शुरू कर देती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट संविधान के लूपहोल का फायदा उठाते हुए खुद को ही स्वतंत्र स्टेट की तरह ट्रीट करने लगती है। दोस्तों, जब सेंटर में एक पार्टी की सरकार हो और उसी पार्टी की सरकार स्टेट में भी हो, जैसे कि अभी बीजेपी के केस में हो रहा है, तो वहाँ गवर्नर सीएम का कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सेंटर में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी और गवर्नर भी बीजेपी सरकार के द्वारा अपॉइंट हुआ तो कन्फ्लिक्ट की तो कोई बात ही नहीं उठती। प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब सेंटर में एक पार्टी की सरकार हो और स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार हो, जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, बंगाल, दिल्ली एटसेट्रा। अब आप बोलोगे इसमें क्या कन्फ्लिक्ट की बात है? कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि सेंटर में भी एक पार्टी की सरकार हो और स्टेट में भी उसी पार्टी की सरकार हो, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा? तो जी हाँ, ये भी बात सही है और इसका उदाहरण आप उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से ले सकती हो। वहाँ गवर्नर सीएम का कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता, जबकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार नहीं है। बट अगेन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब आइडियोलॉजिकली दो पॉलिटिकल पार्टी का किसी पॉलिसी पर क्लैश हो। जब सेंटर कोई पॉलिसी बनाए और स्टेट उस पॉलिसी से एग्री ना करे, जैसे कि सीए के केस में हुआ था, जहां केरल, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य सीए के खिलाफ खड़े हो गए थे। यहां तक कि इन राज्यों ने अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में सीए के खिलाफ एक रिजोल्यूशन भी पास कर दिया था और ये सारे काम अपने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किए जा रहे थे। अब आप ही सोचिए, ये बातें सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अच्छी लगेगी नहीं, तो गवर्नर सीएम का कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। गवर्नर सीएम कन्फ्लिक्ट की एक वजह और होती है और वो है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगने लगे कि यार इस स्टेट पे मेरी ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए और इसके लिए वो गवर्नर के पोस्ट का मिसयूज करना शुरू कर दे।
दोस्तों गवर्नर सीएम कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चॉइस होती है कि वो किसको गवर्नर अपॉइंट करे। तो जाहिर सी बात है कि इन प्रैक्टिकल सेंस गवर्नर न्यूट्रल तो नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नर जैसे पद का मिसयूज कैसे होता है। तो देखिए, गवर्नर एक संवैधानिक पोस्ट है, वो कोर्ट कचहरी पुलिस आदि से स्वतंत्र होते हैं। उनको संविधान की तरफ से बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर मिली है जिनसे वो कोई भी डिसीजन ले। वो व्यक्ति जब तक गवर्नर के पोस्ट पर है तब तक कोर्ट पुलिस कचहरी उनका कुछ नहीं कर सकती। अब जैसे कि असेंबली का सेशन बुलाना हो तो उसको लेट कर दे, सीएम को अपॉइंट करना हो तो उसको डिले कर दे, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो बिना किसी रीजन के लगा दे, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टार्टिंग में इन सब चीजों के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पूरा फायदा उठाती थी। जैसे पहली बार राष्ट्रपति शासन का गलत प्रयोग साल 1959 में हुआ था, जब तब के कांग्रेस सरकार ने केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गिरा दी थी। और ये 1970-80 के दशक में बहुत होता था। जो भी पार्टी सेंटर में होती वो स्टेट के अपोजिशन पार्टी की सरकार गिरा देती थी। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद स्टेट में जितनी भी बीजेपी की सरकार थी उसको तब के कांग्रेस सरकार ने गिरा दिया था। पर धीरे धीरे इस लूपहोल को नोटिस किया गया और साल 1994 के एसआर बोम्मई केस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट पर राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ही लिमिटेड हो गया। दोस्तों ये सवाल कि गवर्नर और सीएम में कौन पावरफुल है, तो इसको एक और तरीके से देखते हैं कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में कौन पावरफुल है। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है। ठीक उसी तरह नॉर्मल सिचुएशन में सीएम ही राज्य का संपूर्ण कर्ता धर्ता होता है। अब अगर गवर्नर को ही सारा पावर देना था तो फिर इलेक्शन क्यों करवाया। और यही इल्जाम तो दिल्ली की सरकार लगाती है कि यार अगर सारे पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही देना था तो फिर दिल्ली में इलेक्शन क्यों करवाया। दोस्तों जब दो आइडियोलॉजी एक साथ मिलते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल बात है। बस इस कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस में बनाए रखने की जरूरत है ताकि इसका फायदा देश विरोधी ताकतें ना उठा ले। बट ऐसा होता हुआ प्रैक्टिकली नहीं दिखता। बट दुनिया चाहे कितनी भी झूठ क्यों ना बोले, हम सच का साथ थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो बस होप बनाए रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।